welcome back to my classes Physics Tutorials with BK where you will learn with fun. So I am back और आज हम करेंगे क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जिसमें कि इलेक्ट्रिक डायपोल भी आएगा, आपका पोलराइजेशन भी आएगा और इसमें आपका कैपेसिटर्स भी आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो होने वाली है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है और आपको मजा आने वाला है क्योंकि आप सीखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि आपको आपकी तैयारी में मदद करेंगे। ठीक है, so now I am going to start this video, but before start I would request you to please like, share and subscribe my video to help me, support me so that I can be motivated and produce more such videos on the physics tutorials for you, and you will be liking this video very much, that I will assure you. Okay, so let's begin with the tutorials. तो आज हम करेंगे फिजिक्स ट्यूटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टैटिक्स। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर करने जा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पर होंगे, सबसे पहला फॉर्मूला है कूलम्स फोर्स का। कौन सा फॉर्मूला? कूलम्स फोर्स। तो कूलम्स फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया, 1/4πε0। ठीक है, देन चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दिस इज Q1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इनके बीच जो डिस्टेंस होगा R, उसका स्क्वायर हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। देखिए R का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और इनका जो प्रोडक्ट है चार्जेस का वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो ये सबसे पहला इसका फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, और एट द एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जो कि हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो पहला फॉर्मूला कूलम्स फोर्स का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये के तो आया नहीं, जो कि कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या है? 1/4πε0। नाउ यहाँ पर ε0 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मीडियम टू मीडियम चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर मीडियम एयर है, ठीक है, या वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए ε0 आता है। एयर में भी जो हमारा ये ε0 होती है, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसका ε0 जो होता है, जो ऐसा यूनिट होती है वो डिफरेंट होती है इस के, क्योंकि जो के की यूनिट होगी, जो के का डायमेंशन होगा, उसका अपोजिट डायमेंशन क्या होगा? ε0 का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है ε0। ठीक है, और जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में μ0 आएगा। ठीक है, वहां भी कुछ इस तरह का होता है। तो वहां पे ε0 की जगह μ0 रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे चार्जेस है, चार्जेस की जगह क्या होगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होगी ना, वो आ जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा। वहां भी देखना मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होगी, दो आयरन पार्टिकल्स हैं, तो जैसे वो चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नेटिज्म में अंदर पड़ेंगे। तो वहां भी एक तरह का कंसेप्ट है। ठीक है, बट वहां पर ये कांस्टेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो ये फर्स्ट आपका फॉर्मूला हो गया। सेकंड जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो है आपका फोर्स इन एयर। देखिए इसी में है, इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं है, फोर्स इन एयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वही आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि E है, ठीक है, ε0 है, तो यहाँ पे 4πε0 हो जाएगा, क्योंकि एयर के लिए क्या आता है? ε0 Q1 Q2/r²। ये यहाँ पर याद रखना कि मीडियम कौन सा है, मीडियम के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू पुट होगी। अगर आपने मीडियम चेक नहीं करा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बोर्ड पे एक बार एक ही मैं फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए यहाँ पर चेंज करेंगे, रब करेंगे। चलिए तो आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ये मैं रेफरेंस बुक से आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे फॉर्मूले इसमें आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है,
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो इसका फोर्स से भी कुछ नाता होगा ना। हर चीज का जो एक फिजिकल वैल्यू है फिजिक्स में, उसका नाता किसी ना किसी दूसरी वैल्यू से जरूर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नाता है फोर्स से जरूर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक है। तो फोर्स से क्या नाता है, क्या रिलेशन है, तो रिलेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये, ठीक है। तो F इक्वल टू QE, आपने पढ़ा होगा एक रिलेशन कि फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज टाइम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। कि जितना चार्ज होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ से। तो यहाँ से देखिए E क्या आ जाएगा, F/Q, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्ट्रेंथ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। मान लीजिए ये सोर्स है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। एजम्पशन ये प्रैक्टिकल लाइंस नहीं होती, ठीक है, ये एजम्पशन होती है कि हमारी लाइंस निकल रही है, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स है हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कितनी स्ट्रेंथ है इस सोर्स की, उसको मेजरमेंट के लिए कुछ तो चीज चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज Q0 रख देंगे, ठीक है। जितना फोर्स इसको एक्सपीरियंस होएगा, ठीक है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस होएगा इसको, उतना फोर्स जो होएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होएगी, ठीक है। तो मान लीजिए इसको फोर्स F मिल रहा है इस पर्टिकुलर सोर्स से, तो इसका जो चार्ज अमाउंट होएगा वो डिवाइड कर देंगे, F/Q कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी, सिंपल। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड यहीं पे स्पेस है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वेरियस केसेस, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज को कितना महसूस होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, और स्फेरिकल शेल, तो उसमें क्या होगा, इनसाइड द शेल एंड आउटसाइड द शेल। देखिए दो पार्ट आते हैं, इनसाइड द शेल, यहाँ पर याद रखना कि कंडक्टिंग शेल है, क्या है, कंडक्टिंग शेल के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं। देखिए दो केस होते हैं, इनसाइड शेल एंड आउटसाइड शेल, समझे। तो इनसाइड शेल में क्या होता है, देखिए रेडियाई तो होगा ही ना, ये आपकी शेल है, ये आपका सेंटर है, तो रेडियाई तो होगा ना R। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर गॉस लॉ से भी, ठीक है। कैसे निकालेंगे गॉस लॉ से, आपको मैंने बताया कि गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। नाउ इस कंडक्टिंग शेल का एरिया क्या होगा, 4πr², यही होगा ना, इसका कंडक्टिंग शेल है तो 4πr² होगा। नाउ आपको पता होगा इसका शेल का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। नाउ तो एरिया यहाँ पे ले लिया इनटू एरिया, और वो किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज। देखिए मान लीजिए यहाँ टोटल चार्ज जो इस कंडक्टिंग शेल पे है वो Q है, ठीक है, Q है। तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा, E जो हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, 1/4π इधर आ जाएगा, ठीक है, ε0 इधर रहने देते हैं, r² थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये हो गया Q, ठीक है। तो 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे थे तो चार्ज के दो थे, है ना, Q1 दो चार्ज थे, Q1 Q2। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो गया, सिर्फ एक चार्ज आ रहा है ना, एक चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नाउ एक तरह से और भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इसी को लिख सकते हैं। अब क्या करें, आप इसको एक काम करें, इसकी डायरेक्शन भी होगी, मान लीजिए r कैप डायरेक्शन है इसकी, तो r से मल्टीप्लाई कर दीजिए और r से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = 1/4π, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। आपसे कभी पूछ लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। सिंपल है केस कि 1/4πε0 इसका ऐसे ही रहेगा, Q डिवाइडेड बाय r³, और यहाँ पे r वेक्टर, समझ आई बात, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गया हमारा पॉइंट चार्ज से और कंडक्टिंग शेल। नाउ इसके आगे करते हैं, समझ आ रहा है ना आपको।
कोशिश करूंगा ये वीडियो थोड़ी नॉर्मल बने, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए लैम्डा है इसकी चार्ज डेंसिटी, क्या है लैम्डा। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा, हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। तो इस तरह से पहले लैम्डा को डिफाइन कर देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को। नाउ अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये मान लीजिए ये आपकी इनफाइनाइट लेंथ वाली लीनियर चार्ज डेंसिटी है। समझ आई बात। नाउ अब E क्या है इसमें, देखिए तो इसमें क्या आएगा आपका, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए आप कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है, और इधर आएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय R, और इसकी यूनिट याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कूलम मीटर, मीटर नहीं कूलम, इसका क्या है कूलम पर मीटर। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कूलम पर मीटर क्यों आएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए हमारा चार्ज है ऊपर, ठीक है, और 2 लैम्डा है यहाँ पे, ठीक है, क्या है लैम्डा, तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज का कूलम, ठीक है, और यहाँ पर R है नीचे तो पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, ठीक है, बट हाँ इसका डायमेंशन जरूर है, डायमेंशन है बट यूनिट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका ये आपका आंसर आ गया, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। नाउ इसका अगला जो पार्ट है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना ये पार्ट चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है, हम स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसी के पार्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये आपकी इनफाइनाइट मतलब चली जा रही है इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। नाउ इसमें जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E मतलब वो क्या होगा, नोट डाउन कर लीजिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर आपका सिग्मा जो है वो आपकी चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यों एरिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइन नहीं है, हमारी यहाँ पर शीट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज लाइन है तो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय R, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, समझ आई बात। नाउ आपको मैंने बताया था शेल के अंदर और शेल के बाहर, ठीक है, ये शेल के अंदर जो है, ठीक है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, E 0 होगा, ठीक है। वो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो एट द सरफेस या फिर आउटसाइड ले लो आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि एट इनसाइड द शेल हमारा चार्ज क्या है 0, और अगर चार्ज ही 0 है तो हमारा कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि इनसाइड द शेल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 तो E 0। नाउ हम क्या कर रहे हैं, ये शीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला कौन सी था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू इनफाइनाइट थिन, इनफाइनाइट भी है थिन भी है और प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट। नाउ अभी आपका जो फॉर्मूला आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर अ कंडक्टर, ठीक है, E नियर अ कंडक्टर। तो नियर अ कंडक्टर क्या होगा, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गलत लिख दिया,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ अब नियर अ कंडक्टर जो है वो आपका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेन शीट है आपकी। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी जा रही है, लाइन यहाँ भी जा रही है, लाइन यहाँ भी जा रही है। तो आप ये समझिए कि हम एक डायरेक्शन में देखेंगे ना, हम ये थोड़ा देखेंगे कि इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। हमें तो एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस डायरेक्शन में करेंगे तो इस डायरेक्शन का नहीं ले पाएंगे, और इस डायरेक्शन का लेंगे तो इस डायरेक्शन का नहीं ले पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये फैक्टर 2 आ गया, यानी कि 1/2 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 1/2 नहीं आया, क्योंकि क्या है कि इसमें क्या है, कंडक्टर है। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, स्फीयर है, और स्फेरिकल बॉल समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हर जगह है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हर जगह है। नाउ अभी यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का पंगा नहीं है, यहाँ पर आउटसाइड ही जा रही है ना। वन लेफ्ट राइट तो कुछ नहीं आप कहेंगे, लेफ्ट ऊपर नीचे यहाँ तो सारी डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो है पॉइंट एक ही है। ठीक है, एक पॉइंट से निकल रही है। तो इसमें याद रखिए इस तरह से कि एक पॉइंट से निकल रही है, तो ये आपका ऐसा फॉर्मूला रहेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक प्लेन शीट है तो आपके 1/2 रहेगा। ठीक है, 1/2 का फैक्टर रहेगा यहाँ पे। नाउ ये तो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन, ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड ड्यू टू अ कंडक्टर। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हमने क्या लिया, पॉइंट चार्ज लेते हैं Q0 पॉइंट चार्ज लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। ठीक है, V इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का वो होता है -dV/dr। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो रेडियस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पोटेंशियल क्या होगा, इस तरह से इंटीग्रल का साइन। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं E.dr। ठीक है, R1 to R2। अब यहाँ पर देख रहे हो आप R1 से R2 में इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है ओवर सम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का रोल है। पोटेंशियल में क्या है, डिस्टेंस का रोल है। समझ आई बात। तो इसमें क्या है कि इसका फॉर्मूला जो सिंपल होता है। ठीक है, यहाँ पर V क्या होता है, 1/4πε0। अब यहाँ पर देखिए R से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सीधी सी बात। तो हमारा चार्ज का क्या था, Q/r² था R का, तो इसमें R से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और ये R, तो R से एक R कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो है नहीं इसकी। समझ आई बात। और इसका रिलेशन अगर कहें V का E के साथ, तो V का E के साथ रिलेशन ये है। ठीक है, या फिर ये है, आप जैसे भी याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस r। ठीक है, डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स। मान लीजिए ये सोर्स है। ठीक है, इसके r डिस्टेंस तक, यहाँ तक हमें कोई एक पॉइंट चार्ज लेके आना है, लेकिन वो चार्ज इंफिनिटी पे है, हमें नहीं पता कहाँ पे है।
उसको लेके आना है इस पॉइंट चार्ज पे। तो जितना वर्क डन लगेगा इस चार्ज को यहाँ पर लेके आने तक, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन ये यूनिट चार्ज है तो इसी को डिवाइड कर देंगे जितना वर्क डन है, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नोट, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखिए हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds होता है ना, नीचे क्या है क्यू नोट। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। नाउ अभी यहाँ पर हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये तो हो गया एफ डी एस अगर हम स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम तो पूरा वर्क डन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। कहां से कहां तक, देखिए इन्फिनिटी से लेकर हम आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। अब यहाँ पर F की जगह आप क्यू ई लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है ना क्यू ई, तो क्यू ई लिख सकते हो। फोर्स किस पे लग रहा है, क्यू नोट चार्ज पे, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा, इस तरह से आएगा, इंटीग्रल का साइन E डॉट डी एल या डी आर, जो हमने डी आर लिया था, ठीक है। यहाँ पर इंफिनिटी एज इट इज, यहाँ पे आर एज इट इज, ठीक है। समझ आई बात। हमने यहाँ डी एस लिया था ना, तो यहाँ पे डी एस लो, इधर भी ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से ये कैसे आया। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर F को लिख दिया क्यू नोट, क्योंकि क्यू नोट के ऊपर लग रहा है फोर्स, इसलिए क्यू नोट ही लिख दिया। डी एस एज इट इज, इंटीग्रल का साइन एज इट इज, नीचे क्यू नोट एज इट इज, ठीक है। अब देखो क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, ठीक है, तो ई डॉट डी एस आ गया ना, ई डॉट डी एस आगे इंटीग्रल का साइन। समझ आया, बस इसको खोल दिया मैंने। आशा करता हूँ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन से हमने निकाला इसका फॉर्मूला। कहाँ से निकाला, डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन कहती यही है कि एक वर्क डन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ इनफिनिट डिस्टेंस टू अ पॉइंट आर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। समझ में आ रही बात, तभी तो यहाँ पर आर है यहाँ पे, ठीक है, इधर भी आर कर लो। समझ में आई बात। नेक्स्ट करेंगे, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और अ चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, ठीक है। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और शेल, ठीक है। मान लीजिए ये शेल है, ठीक है, शेल का एग्जांपल ले रहे हैं। ये अंदर से होलो है, अंदर कुछ नहीं है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे होगा, अंदर खाली है तो चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, सिंपल सी बात। अब अगर चार्ज सरफेस पे है तो अंदर कोई चार्ज होगा क्या, नहीं होगा ना। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो माइनस डी वी बाई डी आर है ना, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। नाउ हमें पता है किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है तो इसका मतलब कि वो चेंज नहीं हो रही, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तभी तो जीरो आ रही है वैल्यू। तो इसका मतलब v क्या है, हमारा कांस्टेंट है। यानी कि इनसाइड जो बता रहा हूं आपको, इनसाइड द स्फेरिकल शेल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कांस्टेंट है लेकिन E जीरो है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पे है। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ठीक है, क्योंकि E से R को मल्टीप्लाई करना होता है। तो E में क्या होता है, नीचे R स्क्वायर होता है, बताया था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, वो होता है E का फॉर्मूला। तो R से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक R से एक R कट जाएगा, तो V का फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होगा,
पोटेंशियल इतना होएगा। नाउ अब बात करेंगे आउटसाइड, ठीक है। नाउ ये इनसाइड है तो इनसाइड क्या है, मैंने बताया उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। सरफेस का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। नाउ अगर बाहर की बात करें, ठीक है, एट अ डिस्टेंस इतना, तो 1/4πε0 Q बाय स्मॉल आर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। नाउ ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड। अब यहाँ पे याद रखना कि ये जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ठीक है। ये मत समझना कि स्मॉल आर लिख दिया तो आर से बड़ा हो गया, ये कैपिटल आर जो रेडिया है उससे बड़ा है, ठीक है। तो अब मैं आपको देखिए और फॉर्मूलेस कराऊंगा। देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। आपको फिर भी कराता हूँ, E = -dV/dr, ठीक है। और सिंपली अगर न्यूमेरिकली लिखें तो V/r, न्यूमेरिकली लिखें, न्यूमेरिकली सिर्फ V/r लिख सकते हो आप। नाउ अभी अगर मैं कहूँ कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट से लेकर हम दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन कितना होएगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in a electric field, ठीक है। एक मिनट, इसका शायद इंक, तो अब यहाँ पर देखिए वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है, एक चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में। नाउ कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है पहला है और ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका जहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। इसका ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, समझे अब। तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ में आई बात, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स क्या होगा हमारा, चार्ज इनटू E, या फिर आप ऐसे मान लो कि dW क्या हो गया, FdS हो गया। नाउ वर्क डन निकालेंगे तो इंटीग्रल का साइन लग जाएगा, ठीक है, और कहां से कहां तक, R1 से लेकर R2, यानी कि फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ क्या हुई, ds, ठीक है। नाउ Q चार्ज है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, बाहर आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या, डिस्टेंस, बचा क्या, डिस्टेंस बच गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, समझ में आई बात, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। ये तो फोर्स हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में। आप जैसे जैसे नोट डाउन करते जाएंगे आपके दिमाग में ये एक स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी और यही स्क्रीन कैप्चर आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इन जो भी फॉर्मूलेज मैं आपको आज करा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। आपको ये सारे लर्न करने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये वीडियो जरूर अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस लेके आता रहूं, ओके। तो अभी नेक्स्ट करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट फॉर्मूला आप कहेंगे तो वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने आपको पहले बताया था
इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दो चार्ज जब होते हैं अपोजिटली चार्ज, यानी कि Q1 एंड Q2, तो Q1 एंड Q2 अगर दो चार्जेस हमारे इकट्ठे कंबाइन है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं। नाउ अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के फर्दर इसके फॉर्मूलेज हैं जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, क्या वर्क डन होता है, ठीक है, तो वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, मैंने बताया ना स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ किससे बताएगी, डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ होती है, इसे P से डिनोट करते हैं, तो P जो होता है हमारा वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या बताता है, डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, Q इंटू टू चार्जेस। अब आप कहोगे यहाँ पे Q1 एंड Q2 तो अलग अलग चार्जेस हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पर Q1 इक्वल्स टू Q2 है, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है, ठीक है, एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसका न्यूमेरिक फॉर्म लेते हैं Q, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म क्या है, Q, तो Q इंटू 12 हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे कि किस तरह से वर्क डन होता है, ठीक है, या फिर इस पे टॉर्क लगता है, टॉर्क। अब यहाँ पे फोर्स क्यों नहीं कहा मैंने एंगुलर फोर्स क्यों बताया, एंगुलर फोर्स कह लो या टॉर्क कह लो, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शन में मूव नहीं करने लग जाएगा, ये डाइपोल लीनियरली मूव नहीं करेगा, ये रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो इसका मतलब एंगुलर फोर्स लग रहा है, और अगर एंगुलर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन भी होएगा, क्योंकि वर्क डन होगा तो एंगुलर डिस्टेंस करेगा, ठीक है, कोई थीटा एंगल कवर कर जाएगा ये उस एंगल फोर्स के से, और कुछ थीटा एंगल कवर कर जाएगा तो इस थीटा को हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे टॉर्क से, और टॉर्क क्या होता है, ताऊ, इसको हम इस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी क्या है, हम एंगुलर फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। अब क्या है कि ये एंगुलर टॉर्क की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। नाउ हम इस एंगुलर टॉर्क को किस तरह से लिखते हैं कि जितना हमारा डाइपोल मोमेंट होगा P, ठीक है, उसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे E से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट हैं, टाओ जो है P और E जो कि दोनों ही वेक्टर प्रोडक्ट हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है P क्रॉस E, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ताऊ आ जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वर्क डन नहीं लिखा, तो वर्क डन भी मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन क्या होता है। अब ये देखिए इसी टॉर्क की वजह से वर्क डन होएगा, तो हम पहले से निकालते हैं कि छोटा सा वर्क डन dw, तो फोर्स तो यही है ताऊ, एंगुलर फोर्स इनटू d थीटा, ठीक है। फिर वर्क डन टोटल निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल कर देंगे ये, ठीक है, बस सिंपल है ना, सिंपल। तो ये आपका ऐसे निकाल लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपका P और E के फॉर्म में आता है तो इसके आप इस तरह इसको लिख सकते हो, P साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो P साइन थीटा, ठीक है ताऊ। और वर्क डन को फॉर्म में लिख सकते हो आप माइनस PE कोस थीटा, ये क्या होता है, माइनस PE कोस थीटा। क्यों, साइन का इंटीग्रल जो होता है वो माइनस कोस होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, जब भी वर्क डन होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी या किसी और एनर्जी में फिक्स हो जाता है, यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब अगला करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इसमें मजा आ रहा होगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज आपके फिजिक्स के चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है, यूज होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। देखिए यहाँ पे क्या है, अब वर्क डन निकालेंगे, जो इसका डी पार्ट है ना वो करेंगे कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ओरिएंटेशन θ1 टू θ2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वर्क डन इन मूविंग अ डाइपोल, ठीक है, डाइपोल को मूव कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन निकाल रहे हैं मूविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो रोटेट हुआ तो θ1 से गया θ2 पे। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि वो θ1 से कहाँ गया, θ2 से। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इनिशियली, और इसका जो बाद का इसका ओरिएंटेशन है वो इस तरह से हो जाता है, तो ये हमारा क्या है, θ1 पे था, ठीक है, और ये θ2 पे है। ये मान लीजिए θ2 एंगल है किसी रेफरेंस पॉइंट से, और ये θ1 है, तो इनका बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि θ2 माइनस θ1 वो हमारा क्या होगा, थीटा, हमारा एक्चुअल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखना इस चीज को। जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है उसी तरह से क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सिंपली इस तरह से लिखेंगे कि वर्क डन जो होगा यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कुछ होएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर U1 थी, यहाँ पर U2 थी। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल जो हमारी जो होती है उसमें से इनिशियल माइनस कर देते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा वर्क डन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर फाइनल क्या है, मान लीजिए यहाँ पर PE cos थीटा तो होता है, तो cos थीटा यहाँ पर cos थीटा 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर θ2 है, और यहाँ पे माइनस लिख देंगे PE cos थीटा 1। ठीक है, तो समझ में आई बात। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने माइनस पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी कोस थीटा, यही होता है ना, माइनस पी कोस थीटा। तो अगर यहाँ पे आप माइनस का बोलोगे तो ठीक है, यहाँ माइनस कर दो आप, तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस एक माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, पी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन कोस क्या होगा, कोस थीटा 1 पॉजिटिव है माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, इसमें से कोस कॉमन मत लेना ना। ठीक है, कोस जो थीटा के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है, अलग नहीं कर सकते आप। कई बच्चे होते हैं ऐसे साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 को साइन कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना। अब क्या है, यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर वर्क डन हो रहा है रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, मतलब कि पोजीशन जो थी उसकी इक्विलिब्रियम की थी, तो वहां पे याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इनिशियली वो 0 होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी आ रही है ना, तो इनिशियल एनर्जी cos थीटा 1 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर याद रखना कि इधर ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल में जा रहे हैं, तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाता है, P एज इट इज, ये 1 हो जाएगा माइनस कोस थीटा, इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ यहाँ पर थीटा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला, वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इक्वल्स टू 0 टू ओरिएंटेशन थीटा।
जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसकी, ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे जीरो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होगा वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका डाइपोल है, ठीक है। पहले ये समझिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी कौन सी, फिर आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो स्टेबल होगा। अगर कुछ और डायरेक्शन होगी, मान लीजिए कुछ इस एंगल पे इसका ओरिएंटेशन होएगा तो ये यहाँ पर एंगुलर फोर्स फील लगेगा इसको। लेकिन अगर इस तरह से आपका अलाइन है और आपका इस तरह से अलाइन होने के बाद यहाँ पर इसका माइनस चार्ज है और यहाँ पर इसका प्लस क्यू चार्ज है, तो देखिए ये प्लस क्यू तो रिपेल होएगा, इधर की ओर जाने की कोशिश करेगा, और ये माइनस क्यू जो है वो इससे अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों अलाइन है, अगर ये दोनों अलाइन है, ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद प्लस क्यू इधर आ जाएगा और माइनस क्यू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो गई। क्यों? ये टोटली अनस्टेबल हो गया। ये क्या हो गया? टोटली अनस्टेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए प्लस जो है रिपेल करेगा और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, यानी कि माइनस क्यू फिर से वापस आना जाएगा इस तरफ, तो माइनस क्यू इधर आएगा और प्लस क्यू इधर आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, रोटेट करेगा। तो ये जो फर्स्ट वाली है पोजीशन, ये टोटली स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो सेकंड वाली पोजीशन है, यहाँ पे सेकंड वाली पोजीशन, वो क्या है, अनस्टेबल है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, और किस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल जब रोटेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम वर्क कैसे निकालते हैं। और पोजीशन इक्विलिब्रियम से अगर थीटा पे आ रही है तो फॉर्मूला हमेशा ये होता है, जब भी इक्विलिब्रियम से आपका पोजीशन चेंज होती है थीटा एंगल की तरफ, तो हमारा वर्क डन जो होएगा उस रोटेट करने को वो होगा PE1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट। और हाँ, मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करता हूँ, ठीक है। आप प्लीज कमेंट करिए कि आपको कौन सा इसमें नहीं आया समझ, ठीक है। और अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बट आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेरा मोटिव है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है हमारा, कुछ हमारे और पार्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, यहाँ पर मतलब है शॉर्ट डाइपोल का, ठीक है। अगर आप बड़ा डाइपोल लेते हो, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, न्यूमेरिकली वैल्यू आती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल होता है तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना इजी रहता है। तो कैलकुलेशंस के बाद आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट डिफरेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज एट द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। दोनों सिनेरियोज, दोनों केसेस अलग अलग हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, ठीक है, एट द एक्सियल, तो वो होगा आपका 1/4πε0 2q बाय r3। समझ में आई बात? सॉरी 2p, यहाँ पे क्या है, p क्या है, यहाँ पर डाइपोल का मोमेंट, ठीक है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, इनका डाइपोल मोमेंट p है, और p क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर मैं 2l क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, सेंटर से लेकर यहाँ तक l,
फिर यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ पर L, तो 2L इंटू क्यू। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे इतना होगा। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, इन द लाइन ऑफ द टू चार्जेस। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, इन द लाइन ऑफ द टू चार्जेस। और इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होता है, या इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होगा, ये दो चार्जेस हैं, इधर माइनस इधर प्लस। अब देखिए इन दोनों चार्जेस को ये जैसे मीट करेंगे, ये ट्रायंगल बना दीजिए, पहले बना दिया ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या करना है, इसके सेंट्रल पॉइंट जो है, ठीक है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर वर्टिकली, कर दिया, वर्टिकली कर दी। अब क्या है, एक लाइन यहाँ से इस वर्टिकल लाइन को ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे। अब ये जो तीनों लाइन जहाँ मीट करेंगी वो हमारा क्या हुआ, इक्वेटोरियल लाइन होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट कह दें, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और अगर प्लेन कहेंगे तो ये पूरा जो है ये प्लेन है, ये वाला, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। क्यों इक्वेटोरियल प्लेन है, क्योंकि ये इसके सेंटर से पास हो रहा है ना, ठीक है। सेंटर क्या होगा, इक्वेटर। देखिए अर्थ का भी तो जो सेंटर है वहां से लाइन घूम रही है, जो लाइन जा रही है उसको इक्वेटर कहते हैं ना, ये वाला इक्वेटर होता है ना, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी के क्लासेस में, तो वही बताती है ना ज्योग्राफी क्लासेस। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे ही कुछ है ना, कौन नाउ। अभी क्या है, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। सेकंड क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज रहेगा, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे P/R³, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। -1/4 पाई एप्सिलॉन P/R³, ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा, ठीक है। अभी देखिए माइनस क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एक्सियल पॉइंट ये था हमारा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव आया। और नेगेटिव देखिए इधर आया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, माइनस की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इधर जा रही है, ठीक है, अलग अलग चार्जेस के कारण। बट इसका नेट जो इफेक्ट होएगा, नेट इफेक्ट तो इधर जाएगा ना, और वो जो नेट इफेक्ट है वो देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट है। देख रहे हैं आप, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पी की डायरेक्शन होती है -q2 + q, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है पॉजिटिव q से लेकर नेगेटिव q तक, ठीक है। कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव q से लेकर नेगेटिव q तक। समझ में आई बात। अब देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टू शॉर्ट डाइपोल हो गया एट एक्सियल पॉइंट वहां पे और एट इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है और ऐसा यूनिट के साथ रिजल्ट लिखना है, सिंपल एज यू कैन थिंक, ठीक है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्ट तब होता है जब अपने माइंड में आप कंसेप्ट बैठाते हो कि डिफिकल्ट है, नथिंग इज डिफिकल्ट। सो कैपेसिटर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर्स, ठीक है। तो कैपेसिटर्स आपको पता ही होगा कैपेसिटर्स किस लिए बने हैं। कैपेसिटर्स देख लिए आपको मेजरली कैपेसिटर्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलेंगे आपको, चार्ज होल्डिंग होती है इनकी। मेजर पर्पस क्या होता है, चार्ज को इसको होल्ड करके रखते हैं, और जैसे कभी चार्ज की कमी होती है तो ये कैपेसिटर दे देते हैं, कभी चार्ज एक्सेस हो जाता है तो ये चार्ज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर्स जो है यहाँ पे
उनका कुछ कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, कुछ स्ट्रेंथ होती है ना, तो स्ट्रेंथ को कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इस कैपेसिटेंस को निकाला गया, इसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, एप्सिलॉन नॉट A एरिया और जो नीचे होता है वो D होता है। ये इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये आपको एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट है। A एरिया और D जो होता है इसका क्या होता है, यहाँ पे लेंथ होती है, यानी कि ये एरिया हो गया आपका, ये पूरा एरिया है इसका, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और D जो हो गया, ये D हो गया, डायमीटर लगा लीजिए आप, ठीक है। समझ में आ रही है बात कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब क्या करिए कि यहाँ पर कई तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लेते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर ये है ना, तो ये इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया जो होगा वो A हो गया, और इनका बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या होगा, D हो गया। समझ में आई बात। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कैपेसिटेंस जो है मीडियम अलग है, ठीक है, वहां पर मीडियम अलग है, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं, ओनली एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन A बाय D, ठीक है। एप्सिलॉन की स्पेलिंग अगर आप पूछो तो EPSILON, एप्सिलॉन, ठीक है। ये नोट और लग जाता है अगर एयर होती है, वैक्यूम होता है तो। समझ आई बात। नाउ अब हम क्या करेंगे, when the space between the plates is partially filled with a dielectric of constant K, ठीक है। when लिख देता हूं मैं यहाँ पे, when the medium is, ये तो हो गया जब पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और लेकिन जब आधा भरा हुआ है, partially filled with a dielectric, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक है, कांस्टेंट K। अब जब मीडियम पार्शियली फिल्ड है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के साथ, तो वहां पे कैपेसिटेंस डिफरेंट हो जाता है बच्चों, और वो जो कैपेसिटेंस होता है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, A एज इट इज, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, D माइनस T 1 माइनस 1 बाय K, ठीक है। इसके अंदर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, किस तरह से डिराइव हुआ वो आपके एनसीईआरटी में आप देख लेना कि किस तरह से है, पूरा डेरिवेशन है आपका। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻12 इस तरह से होता है। एरिया आपको दे रखा होगा कि पैरेलल प्लेट में एरिया कितना है, D आपकी थिकनेस है, ठीक ना, पूरी की पूरी इसका इनके बीच की प्लेट्स की डिस्टेंस, माइनस T यहाँ पे थिकनेस है कि जो डाइइलेक्ट्रिक डाला हमने, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये हमने डाला इसमें डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है, इसकी थिकनेस जो है वो क्या है, T, और ये जो टोटल इनका बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, D। तो इसलिए मैंने लिखा D माइनस T, क्योंकि थिकनेस अलग करनी है ना, इसलिए D माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय K। याद रखना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सारे फॉर्मूलेस कराऊंगा आपको मैं, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखिए दो केस हो सकते हैं, या तो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दीजिए, ठीक है, या फिर जो कैपेसिटर्स हैं उनको पैरेलल में लगा दीजिए, ठीक है। दो ही केस हो सकते हैं, या तो सीरीज में लेंगे या फिर आपके पैरेलल में लेंगे। समझ आई बात। आप जब सीरीज में लेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस C मान लेते हैं, ठीक है, C होगा हमारा, तो 1/C इक्वल्स टू
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इफ देयर आर 3 कैपेसिटर्स। और पैरेलल में क्या होता है कि जो पैरेलल का कैपेसिटेंस होता है, नेट कैपेसिटेंस, वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 इफ देयर आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है कि पैरेलल जब कनेक्टेड होता है तो टोटल नेट रेजिस्टेंस जो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल होता है। और रेजिस्टेंस के केस में सीरीज वाला जो होता है, ठीक है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो सीरीज है वो कैपेसिटेंस से पैरेलल में आ रहा है। ठीक है, जो पैरेलल में आ रहा है रेजिस्टेंस के, वो कैपेसिटेंस के सीरीज में आ रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है आपको डिफरेंस, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो मेन है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई अलग अलग केसेस में उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, फिर डायपोल मोमेंट, फिर डायपोल मोमेंट के ऊपर जो टॉर्क लगता है, ठीक है, -P sin थीटा, फिर वर्क डन इन मूविंग अ डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, कितना उसमें वर्क डन हुआ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। ठीक है, फिर हम करते हैं कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ये सारा आज आपको करवाया है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एनर्जी स्टोर्ड भी है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, याद रखना, हाफ CV²। ठीक है, सुनना है, हाफ CV²। एक 2-3 फॉर्मूले और भी होते हैं, जैसे Q²/2C। ठीक है, ये भी होता है, और एक होता है हाफ QV। हाफ सब में रहेगा। ठीक है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, और यहाँ भी हाफ है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी है ये U। हाफ CV² Q²/2C एंड हाफ QV, ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होता है। ठीक है, नाउ अभी क्या है कि कैपेसिटर्स इन पैरेलल में है, तो मैंने नेट कैपेसिटेंस तो बता दिया आपको। ठीक है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल मैंने बताया ना कि नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, इसी तरह से चार्ज भी करेंगे, समझ आ रही है बात। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है सेम, बराबर V = V1 = V2 = V3। क्योंकि मान लीजिए आपने इस तरह से कैपेसिटेंस लगाए, ठीक है, और ये कैपेसिटेंस जो है ऐसे है C1 और C2 और C3 कैपेसिटेंस है। ठीक है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल लगा दिया V की पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया बाय कनेक्टिंग अ बैटरी हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इनके बीच में सब में V का ही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो मैंने लिखा V = V1 V2 V3 सब इक्वल। नाउ Q, नाउ हमें पता है चार्ज क्या होता है, Q = CV होता है ना, CV। ठीक है, तो यहीं से तो आपको देखा ना, निकाला होगा Q से। नाउ अब यहाँ पर Q क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए Q क्या होता है, Q = Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान लीजिए इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है। ठीक है, समझ आई बात। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इन कॉम्बिनेशन का होगा जितना चार्ज इस पे है प्लस जितना चार्ज इस पे है प्लस जितना चार्ज इस पे है। क्यों, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा, Q3 इधर जाएगा, टोटल चार्ज क्या होगा, Q होगा, जो इनका अलजेब्रिक सम होगा। क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा यहाँ पे। ठीक है,
नाउ ये हो गया कैपेसिटर इन पैरेलल। इसी तरह से आप सीरीज का भी निकाल सकते हैं। सीरीज में क्या होता है, ऐसे मैंने आपको बताया था, ये सीरीज का केस है। सीरीज में यहाँ पर C1 एंड C2 एंड C3 ले लीजिए। अभी देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए इधर और इधर दो टर्मिनल्स के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब ये पूरा V इधर नहीं जाएगा, इधर V1 बढ़ जाएगा, इधर V2 और इधर V3। बट अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज इधर भी इतना जा रहा है, इधर भी जितना इससे जाएगा और इधर भी इतना ही जाएगा। तो Q इस केस में जो होगा वो इक्वल होगा Q1 Q2 Q3। हर एक में जितना चार्ज है वही चार्ज पूरे में फ्लो होएगा सर्किट में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इन सब के बीच में वो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। समझाई बात। और यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस जो होता है इस तरह से होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इस तरह से होएगा। तो इस तरह से आप अगर समझेंगे तो आपको दोनों ही केसेस पैरेलल और सीरीज का समझ में आएगा और आप सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, नाउ आपको इंड्यूस चार्ज ना डाइलेक्ट्रिक बताता हूँ मैं, इसको रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन अ डाइलेक्ट्रिक, ये स्पेलिंग है ना। अब देखिए, मान लेते हैं Q डैश जो है वो इंड्यूस चार्ज है और चार्ज जो था पहले Q था। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K। तो 1 माइनस 1/K से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज को तो हमारा इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक के पास पहले से चार्ज Q था तो इंड्यूस चार्ज कितना होएगा Q डैश इक्वल्स टू Q माइनस 1/K। नेक्स्ट आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होएगा हमारा यहाँ पे वो होएगा इस तरह से फाई इक्वल्स टू ई डी एस। नाउ यहाँ पे एस लिख दीजिए। तो 1/ε0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/ε0 टोटल टाइम्स टोटल चार्ज। पढ़ा था ना, यही तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यही तो है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो ये ds अगर एरिया है, ds क्या है, ds इज द स्मॉल एरिया, तो इसलिए इंटीग्रेट करा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया s तक। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया s तक उसको किसके इक्वल लिखते हैं 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज कैप्चर्ड बाय दैट एरिया। ठीक है, एरिया के ऊपर चार्ज अगर q है तो यहाँ पर q आ जाएगा, तो 1/ यानी कि q/ε0 लिख देंगे, इसको देख सकते हैं। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा E डॉट डी एस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू q/ε0। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये q क्या है, टोटल चार्ज सरफेस पे जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब बस एक लास्ट इसका शायद रह गया, नहीं इतना ही है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने करवा दिए। अब जो रह गए न्यूमेरिकल्स की क्लास में आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मेरे को लगे तो वो सारे कवर कराऊंगा, ताकि आपको ये फॉर्मूलेस का यूज़ करना आ सके और आप अपना माइंड का यूज़ करके पजल सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो माइंड होगा वो शार्प होएगा, आप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और ज़्यादातर जो फॉर्मूलेस के यूज़ होता है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स में ही होते हैं। आप मैग्नेटिज्म में देखोगे तो वहाँ भी फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, फिर आपका EMI में है तो EMI एंड AC जो आपका चैप्टर है उसमें भी फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। ठीक है,
तो हर जगह फॉर्मूले आएंगे ही आएंगे, हर चैप्टर में आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।